अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखिए। तो आइए जी, मैं लेकर आई हूँ नावल जिसका नाम है अंतुल हयात, और ये है अंतुल हयात सीज़न नंबर 2, और इसको लिखा है शहजादी भट्ट ने। और आज हम इसकी करेंगे, फर्स्ट एपिसोड रीड करेंगे। और इस नावल की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि अंतुल हयात का सीज़न 2 रीड किया जाए, तो इसलिए मैंने फिर इस नावल को चूज़ किया है। तो आए शुरू करते हैं, देखते हैं जी अब सीज़न 2 में क्या होता है। 20 साल बाद सबसे पहले मिलते हैं हमारे सबसे प्यारे कपल रूप और बलाज खानदादा की फैमिली से। 2 बच्चे पैदा करके रूप थोड़ी सी मोटी ज़रूर हो गई थी, पर खूबसूरती में वो आज भी अपनी मिसाल आप थी और बलाज खानदादा के दिलो दिमाग पर राज करती थी। बलाज खानदादा ने हल्की सी दाढ़ी रख ली थी, चौड़ी जसामत उसकी पहले ही थी, बस बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी आ गई थी, जिससे वो और भी हैंडसम लगता था। इनके बच्चे जवान हो गए थे, पर आज भी वो दोनों एक दूसरे से पहले दिन वाली मोहब्बत करते थे। और बलाज खानदादा का रोमांस अभी तक जारी था। वो रूप से रोमांस करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। रूप और बलाज खानदादा के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा बहरोज खानदादा 18 कबीलों के सरदार बलाज खानदादा के जिगर का टुकड़ा, और 25 साल बहरोज खानदादा खूबसूरती में अपने बाबा बलाज खानदादा की कॉपी था। चौड़ी जसामत, गहरी नशीली ग्रे आंखें, ब्राउन बाल जो हर वक्त नफासत से सेट किए होते, अनाबी होंठ जो गुस्से से हम वक्त आपस में पेवस्त रहते। बहरोज खानदादा ने गुस्से में बलाज खानदादा को भी पीछे छोड़ दिया था। बचपन में वो जितना शरारती था, 25 साल की उम्र तक पहुंचते वो गुस्से का तेज हो गया था। और उसके गुस्से की एक वजह थी, और उस वजह का नाम था इबादत खानदादी। अब मिलते हैं रूप और बलाज खानदादा की 20 साल बेटी रूप खानदादी से। जब बहरोज खानदादा 5 साल का था, तब रूप उम्मीद से थी। वो बहरोज खानदादा से 5 साल छोटी थी। जैसे बहरोज खानदादा ने गुस्से में बलाज खानदादा को पीछे छोड़ दिया था, वैसे ही अरूब ने शरारतों में रूप को पीछे छोड़ दिया था। हेजल ग्रे आंखें, शोल्डर कट ब्राउन है बाल, गोरा रंग, पतली से नाक, पतले से गुलाबी होंठ, हाथों में खनकती चूड़ियां और खूबसूरत चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती। 20 साला अरूब की शरारतों से पूरी खान हवेली में रौनक थी। अरूब को हवेली रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं था इसे हवेली पसंद नहीं थी, बस इसे घूमना फिरना और जिंदगी को एंजॉय करना पसंद था, जो वो कर भी रही थी। अपनी सहेलियों के साथ वो आए दिन कहीं न कहीं घूमने फिरने निकली होती, पर बलाज खानदादा ने उसकी सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं की थी। अरूब के लिए इन्होंने हशमत अली के बेटे बारब अली को ड्राइवर रख लिया था, जिसकी ड्यूटी अरूब को यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप की थी। यहाँ तक कि अरूब ने कहीं भी जाना होता, बारब नहीं, हारब है रे नाम, हारब उसकी खिदमत में हाजिर रहता। हारब अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने वाला था। अरूब को ड्राइवर बनने की ड्यूटी उसने अपने बाप हशमत अली के कहने पर ली, वरना उसे जरा भी ड्राइवर बनने का शौक नहीं था। उसका ख्वाब था डॉक्टर बनना, जो पूरा होने वाला था। गहरी काली आंखें, गोरा रंग, हल्की सी ब्लैक बियर्ड में उसका गोरा रंग साफ नजर आता। अनाबी होंठ और चेहरे पर हर वक्त संजीदगी उसे और भी हैंडसम बनाती थी। अब मिलते हैं यूसुफ खानजादा और सबा की फैमिली से। यूसुफ खानजादा पहले से मोटा हो गया था, और सबा जो पहले ही गोल मटोल थी, वो और भी प्यारी लगती थी। इनकी एक ही बेटी थी, महर माँ खानजादी, जो इंतहा की मासूम, डरपोक और प्यारी थी। महर माँ बचपन से ही डरपोक लड़की थी। स्कूल में, कॉलेज में महर माँ हमेशा पीछे ही रही, और वजह एक ही थी, उसका डरपोक होना। सबा तो कभी कभी महर माँ की डरपोक तबीयत से अच्छा खासा जिद हो जाती थी, पर यूसुफ खानजादा को अपनी मासूम सी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। कुछ वो थी ही इतनी मासूम, और शायद यूसुफ खानजादा के लाड़ प्यार की एक वजह यह भी थी कि वो यूसुफ खानजादा और हवेली की पहली औलाद थी। महर माँ से पहले उल्फत के बेटे मुस्तफ़ा खानजादा ने हवेली वालों से बेइंतहा प्यार लिया, पर महर माँ के आते ही महर माँ ने अपनी मासूम सी खूबसूरती से हवेली वालों समेत मुस्तफ़ा के दिल में भी अपनी जगह बना ली थी। सब हवेली वाले महर माँ को प्यार से महर कहते थे, पर मुस्तफ़ा महर माँ को माँ कह के बुलाता था। अब मिलते हैं महबूब खानजादा और उल्फत से। उल्फत आज भी वैसे ही स्मार्ट और प्यारी
تھی حویلی میں یہ واحد کپل تھا جس پر ذرا بھی بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ 30 سالہ مصطفیٰ خان زادہ جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، محبوب خان زادہ کو اپنے بیٹے پر فخر تھا، کیونکہ حویلی کے سب بچوں میں مصطفیٰ انتہائی فرما بردار بچہ ثابت ہوا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ محبوب خان زادہ کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ جب محبوب خان زادہ اور مصطفیٰ ساتھ کھڑے ہوتے تو جو دیکھتا وہ ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہتا۔ 23 سالہ مصطفیٰ خان زادہ نے پڑھائی مکمل کر لی اور آج کل اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا جس کا نام تھا مہرماں خانزادی۔ سوری، یہ میں نے غلط پڑھ دیا۔ مصطفیٰ خان زادہ جو نا، اس کی ایج جو ہے وہ 23 سال ہے۔ 30 سال میں غلطی سے پڑھ گئی، اس کے لیے معذرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ایج ہے 23 سال، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ 23 سالہ مصطفیٰ خان زادہ نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور آج کل اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا جس کا نام تھا مہرماں خانزادی، جو بچپن سے ہی چپکے سے مصطفیٰ خان زادہ کے دل پر براجمان تھی۔ اب ملتے ہیں محبوب خان زادہ اور الفت کی پیاری سی بیٹی عبادت خانزادی سے۔ خوبصورتی اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی۔ باربی ڈول کے نین نقوش والی عبادت خانزادی حویلی میں سب کے دلوں پر راج کرتی تھی، سوائے اپنے منکوہ بہروز خان زادہ کے۔ حویلی کے لوگ اسے پیار سے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ وہ گڑیا کی طرح ہی دکھتی تھی۔ 5 سال پہلے بہروز خان زادہ یونیورسٹی میں اپنی بیسٹ فرینڈ بیلا کو پرپوز کرنے والا تھا جب اس کے موبائل پر بلاج خان زادہ کی کال آ گئی۔ بلاج خان زادہ نے بہروز خان زادہ کو ارجنٹ گاؤں بلوایا۔ خانم بی بی کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس لیے بہروز خان زادہ بیلا سے معذرت کر کے اسی وقت حویلی کے لیے نکل پڑا۔ بیلا نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جانتی تھی بہروز خان زادہ آج اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پھول اور چاکلیٹ دیکھ چکی تھی۔ بہروز خان زادہ حویلی پہنچا تو اس کی سوچ کے عین مطابق خانم بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حویلی کے سبھی افراد پریشان ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اصل بم تو اس وقت بہروز خان زادہ کے سر پر پھوٹا جب بلاج خان زادہ نے بہروز خان زادہ کو خانم بی بی کی آخری خواہش سے آگاہ کیا۔ خانم بی بی کی آخری خواہش تھی کہ بہروز خان زادہ کی شادی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ وہ مرنے سے پہلے بہروز خان زادہ کے سر پر صحرا سجدہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اصل مسئلہ بہروز خان زادہ کی شادی کا نہیں تھا، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ خانم بی بی چاہتی تھی بہروز خان زادہ کی شادی محبوب خان زادہ کی بیٹی عبادت خان زادی سے ہو۔ بہروز خان زادہ نے سنا تو اس کے سر پر ساتوں آسمان گھوم گئے۔ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ بہروز خان زادہ نے غصے سے اپنی مام روپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں التجا لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہروز خان زادہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور خانم بی بی کے کمرے سے نکل گیا۔ محبوب خان زادہ اور الفت بہروز خان زادہ کی آنکھوں میں اس کا رشتے کا خواب دیکھ چکی تھی، اس کے رشتے کا جواب دیکھ چکی تھے۔ بہروز خان زادہ کے پیچھے بلاج خان زادہ اور روپ بھی کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی محبوب خان زادہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں خانم بی بی کو سمجھایا کہ وہ یہ ضد نہ کریں کیونکہ بہروز خان زادہ راضی نہیں لگ رہا، پر خانم بی بی رونے لگ گئی۔ محبوب خان زادہ نے بے بسی سے الفت کی طرف دیکھا جو پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی اور خود نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ خود الفت اس اذیت سے گزر چکی تھی۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ مطلب جب بھی کوئی اس حویلی کا بڑا دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا وہ جاتے جاتے بچوں کو زبردستی رشتے میں باندھ کر جائے گا۔ بہروز خان زادہ کا اشارہ روپ اور بلاج خان زادہ کے رشتے کی طرف بھی تھا، کیونکہ روپ انہیں ان کے بچپن سے ہی اپنی اور بلاج خان زادہ کی محبت کی داستان سناتی تھی۔ بہروز خان زادہ کی بات پر روپ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ بہروز خان، میں نے تم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں چاہتا ہوں تم عبادت سے شادی کر لو۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو گے۔ بلاج خان زادہ نے بہروز خان زادہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، لیکن بابا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ بہروز خان زادہ نے بے چارگی سے کہا، وہ کبھی بلاج خان زادہ کے آگے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، لاکھ غصے والا سے ہی، پر بلاج خان زادہ کے آگے وہ ہمیشہ سے نرم پڑ جاتا تھا۔ بہروز خان، یہ صرف خانم بی بی کی ہی نہیں بلکہ میری بھی خواہش ہے، کیونکہ مجھے میری بھتیجی بہت پیاری ہے۔ بلاج خان زادہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو بہروز خان زادہ چپ ہو گیا۔ بولنے کو رہ ہی کیا گیا تھا جب فیصلہ کر چکے تھے، پر بہروز خان زادہ اپنے دل کا کیا کرتا جو بیلا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ
बालाज खान दादा की तरफ देखता तो अपनी सोच पर लानत भेजता। इबादत को जब पता चला हवेली में उसकी और बहरोज खान दादा की शादी की बात चल रही है तो वो सदमे में जा चुकी थी। इबादत शुरू से ही बहरोज खान दादा के गुस्से से चालू रहती थी। आज तक बहरोज खान दादा ने उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की थी। अलबत्ता उसने कभी मेहर माँ से भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। प्यार से बात वो सिर्फ अरूप से करता था। रूप और बालाज की लव स्टोरी सुनकर उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं उसे भी उसकी की किसी कजन से मंसूब न कर दिया जाए, और आज उसका डर सच साबित हो गया था। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बहरोज खान दादा ने नजरें नीची करके आहिस्ता आवाज में कहा। ठीक है, सिर्फ निकाह कर देते हैं, शादी जब तुम चाहो तब हो जाएगी। बलाज खान दादा तो पूरी प्लानिंग करके बैठा था। रूप ने बेसाख्ता अपनी उमड़ने वाली हंसी जब्त की। बहरोज खान दादा ने शिकवा के ना नजरों से अपनी माम रूप की तरफ देखा और कमरे से निकल गया। बालाज, मुझे लगता है बहरोज किसी और को पसंद करता है। बहरोज खान दादा के जाते ही रूप ने पुरसोच अंदाज में कहा तो बालाज खान दादा ने मुस्कुराकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। अच्छा जी, और कैसे लगा आपको? बलाज खान दादा ने रूप के गाल पर बोसा देते कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा है। रूप ने बलाज खान दादा के गले में बाजू हाइल करते कहा। बेटे की आंखें बहुत पड़ती हो, मेरी आंखों में भी कभी झांक लिया करो। बलाज खान दादा ने हल्की सी चप्पट रूप के गाल पर लगाते कहा। क्यों, आपको भी किसी और से मोहब्बत हो गई है क्या? रूप ने घूर कर कहा। अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्र में मोहब्बत करता अच्छा लगूंगा क्या? बलाज खान दादा ने मासूमियत से कहा। हाय मेरे मासूम से शोहर, क्या मतलब है आपका इस बात से? अगर उम्र होती तो कर लेते क्या? रूप ने बलाज खान दादा की गर्दन पर नाखन गाड़ते गुस्से से दांत पीसते कहा। आह, रूप तुम बहुत जालमाना मोहब्बत करती हो मुझसे। जब देखो मुझे या तो नाखन मारती हो या फिर दांत गाड़ती हो। मुझे तो लगता है मैंने इंसान से नहीं जंगली बिल्ली से शादी की है। बलाज खान दादा ने रोने वाली शक्ल बनाते कहा तो रूप की हंसी निकल गई। उसे हंसते देख बलाज खान दादा भी हंस पड़ा और उसे मोहब्बत से अपने साथ लगा लिया। सबकी रजामंदी से अगले दिन बहरोज खान दादा और इबादत खान दादी का निकाह पढ़वा दिया गया और अगले ही दिन खानम बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बहरोज खान दादा जितना कजन रिलेशनशिप से दूर भागता था, किस्मत ने उसका साथ उसकी चचाजाद इबादत से जोड़ दिया था। बहरोज खान दादा उस दिन के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गया। इसने पढ़ाई को खैराबाद कहा और ज्यादातर अपना वक्त छोटी हवेली और डेरे पर गुजारने लगा। मुस्तफ़ा और बहरोज खान दादा अपने दोस्तों के साथ अक्सर छोटी हवेली में लेट नाइट पार्टी करते थे, पर इस पार्टी में इन्होंने कभी हराम चीज इस्तेमाल नहीं की थी। आज भी साल बाद भी हवेली में हर तरफ रौनकें थी। हवेली के बच्चे जवान हो चुके थे और हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त था। मेहरमा किचन में दोपहर के खाने के बाद खुद के लिए चाय बना रही थी। सुबह से उसके सर में दर्द था। उसने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। वो चाय कप में उंडेल रही थी जब उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मेहरमा ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो मुस्तफा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। लाला, आप डरा दिया कसम से। मेहर ने सीने पर हाथ रखकर शुक्र है किया कि इसके पीछे कोई भूत नहीं, मुस्तफा था। जबकि मेहर के लाला कहने पर मुस्तफा अच्छा खासा बदमजा हुआ। माँ, कितनी बार कहा है तुमसे मुझे लाला मत कहा करो। मुस्तफा ने मेहर के चाय के कप को उठाकर होठों से लगाते कहा, जिसे मेहर ने बड़े गौर से देखा। मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है मुझे मेहर कहा करे, माँ नहीं। मेहर माँ को असल तप अपनी चाय के छिन जाने की थी, लेकिन मुझे तुम्हें माँ कहना अच्छा लगता है। मुस्तफा ने चाय का दूसरा घूंट भरा और जैसे जैसे चाय पी रहा था मेहर अपनी चाय के कप को बेबसी से देख रही थी। और मुझे आपको लाला। मेहर मुड़ी और अपने लिए फिर से चाय बनाने लगी। माँ, मैं सीरियस हूँ, मुस्तफा खानदादा ने संजीदगी से कहा। हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ, मेहर ने लापरवाही से कहा और चाय बनाने लगी। मेरी तरफ देख कर बात करो। मुस्तफा खानदादा ने उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मुड़ा तो मेहर ने घबरा कर मुस्तफा खानदादा की तरफ देखा। तो मुझे दोबारा लाला नहीं कहोगी। मुस्तफा का अंदाज हुक्माना था। क्यों? मेहर के कटोरे पानियों से भरने लगे क्योंकि मुस्तफा इसके बेहद करीब खड़ा था। क्या मतलब क्यों? तुम लाला कहने का शौक बहरोज खान को कहकर पूरा कर लिया करो। मुझे लाला वाली लाइन से दूर रखो। मुस्तफा खानजादा ने उसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मारी तो वो हवा में लहराकर फिर से मेहर के चेहरे पर आ गए। मेहर ने चौंक कर आंखें बंद करके मुस्तफा खानजादा की सांसों की खुशबू महसूस की। लेकिन
वैसे तो तुम बहुत डरपोक हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे ज़रा भी नहीं डरती। मुस्तफ़ा खानज़ादा मज़ीद महर के करीब हुआ तो वो ज़रा सा पीछे खिसकी और किचन शेल्फ से जा लगी। वैसे ये कुछ-कुछ सच भी था। महर माँ मुस्तफ़ा से काफ़ी आराम से बात कर लेती थी और ये हिम्मत भी उसे खुद मुस्तफ़ा ने दी थी। बचपन से ही वो ज़्यादातर महर माँ के आगे-पीछे रहता और उसका ख़्याल रखता, इसलिए महर उससे काफ़ी क्लोज़ हो गई थी। पर जैसे-जैसे महर बड़ी होती गई, उसे समझ आता गया कि मुस्तफ़ा उसका नामहरम है और उसे हर हाल में अपनी हदों में रहना है। क्यों आप जब भूत हो जो मैं आपसे डरूं? मेहर माँ ने मुस्तफ़ा के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे पीछे किया तो मुस्तफ़ा मुस्कुराकर पीछे हो गया। नहीं, मैं मुस्तफ़ा खानज़ादा हूँ, जो कम उम्री से ही एक डरपोक लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने गौर से मेहर के चेहरे पर आते उतार चढ़ाव को देखा। वो जैसे जैसे बोल रहा था, मेहर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। दिल अलग से शोर मचाने लगा। क्या हो रहा है यहाँ? अभी मेहर ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब अलीना की किचन में एंट्री हुई। उसने नागवारी से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। मुस्तफ़ा से शुरू से ही एक आंख नहीं भाता था और वजह थी मुस्तफ़ा का पहला बाप शहरोज। अलीना की सोच थी मुस्तफ़ा एक दिन अपने बाप जैसा ही निकलेगा, दगाबाज। वो अक्सर मुस्तफ़ा को महर के आगे पीछे देखती तो इसकी छठी हिस्स उसे कोई और ही दास्तान सुनाती। मुस्तफ़ा जिन नज़रों से महर की तरफ देखता था, अलीना इन नज़रों का मफहूम बखूबी समझती थी। इसलिए जब कभी मुस्तफ़ा महर के साथ खड़ा होकर बातें करता तो अलीना विलन की तरह एंट्री मार देती। दादो साईं, कुछ भी नहीं, मैं तो चाय बना रही थी। महर ने अपनी डरपोक तबीयत के मुताबिक खौफजदा होकर जवाब दिया और चाय जो चूल्हे पर पक पक कर काली हो गई थी इसे कप में डाला। अलीना ने नजरों का जाविया बदलकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, मियाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्तफ़ा अलीना की नजरों का मतलब समझकर चुपचाप संजीदगी से किचन से निकल गया। महर, तुमसे कितनी बार कहा है मुस्तफ़ा से दूर रहा करो। अलीना ने नरमी से महर के सर पर हाथ फेरते कहा। एक ही तो पोती थी अलीना की, जो उसे बेहद अजीज थी। जी दादा साईं। महर ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े चाय के कप की तरफ देखा, जिसमें चाय का रंग काला था। आज शायद चाय उसके नसीब में नहीं थी। महर ने ठंडी सांस ली और चाय का कप शेल्फ पर रखकर किचन से निकल गई। बहरोज, एक बात पूछूं? रूप अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और बहरोज उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंदे लेटा था। बहरोज ने महज कहा था। तुम्हें इबादत पसंद नहीं है ना? रूप ने दुख से पूछा तो बहरोज खानदादा ने हल्की सी आंखें खोली। आपको इससे क्या? आप चाहती थी मैं उससे निकाह कर लूं, मैंने कर लिया। अब आप इस बात को छोड़ें, वो मुझे पसंद है या नहीं, क्योंकि जिंदगी मुझे अब उसी के साथ गुजारनी है। बहरोज खानदादा ने अजहद संजीदगी से कहा। लेकिन बहरोज, वो इतनी प्यारी और मासूम है, तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? रूप ने झिंझलाकर पूछा तो बहरोज खानदादा लंबा सांस लेते उठ बैठा। मॉम, आपसे किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं है? बहरोज खानदादा ने अपनी गिरे आंखें रूप की हरी आंखों में गाड़ कर कहा। तुम्हारे रवैयों ने। जब मेरा और तुम्हारे बाबा का निकाह हुआ था, वो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे, पर तुम तो इबादत की तरफ देखते भी नहीं। रूप ने आखिरी अल्फाज जरा गुस्से से कहे। आजकल के लड़के तो अपनी मंगेतरों की जान नहीं छोड़ते। इबादत तो तुम्हारी मनकूहा है, महरम है तुम्हारी, और तुम उसके साथ ऐसे रहते हो जैसे रूप बात करते खामोश हो गई। जैसे? महरोज खानदादा ने भवें उचका कर पूछा। जैसे कुछ नहीं, मेरी बहू में कोई कमी नहीं है, इतनी प्यारी और मासूम है। रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा तो बहरोज खानदादा खामोश हो गया। तभी इनके कमरे का दरवाजा नोक हुआ। आ जाओ, रूप ने ऊंची आवाज में कहा तो इबादत मुस्कुराकर अंदर आई, पर जैसे उसकी नजर बहरोज पर पड़ी उसकी मुस्कुराहट थम गई। इबादत, आओ ना, हम माँ बेटा तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। रूप ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से इबादत को अपनी तरफ बुलाया, पर इस दौरान बहरोज खानदादा ने एक नजर इबादत पर डालना गवारा नहीं की। वो तो मोबाइल में ऐसे मसरूफ हो गया जैसे उससे जरूरी कोई काम ही ना हो। बड़ी मामा, मैं आपके कपड़े देने आई थी। इबादत बहरोज खानदादा की मौजूदगी से घबरा गई थी। उसने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा करके हिकला कर कहा, कपड़े सोफे पर रख दो और इधर मेरे पास आओ। रूप ने सोफे की तरफ इशारा किया तो इबादत जल्दी से सोफे पर कपड़े रखकर कमरे से जाने लगी। बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, रूप ने उसे भागते देख हंसी दबाते कहा। वो समझ गई थी इबादत बहरोज खानदादा की वजह से भाग रही है। वो, बड़ी मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। इबादत ने मुड़कर बेचारगी से कहा। अच्छा, यहाँ तो आओ। रूप ने बेड की तरफ इशारा किया तो ना चाहते हुए भी इबादत को बहरोज खानदादा और रूप के करीब जाना पड़ा। बैठो। रूप ने बेड की तरफ इशारा किया तो इबादत ने एक नज़र बहरोज खानदादा की तरफ देखा, जो मोबाइल में मसरूफ था।
عبادت بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عبادت آسمانی کلر کے ڈریس میں لائٹ سی لپسٹک لگائے، بالوں کی ٹیل پونی کیے، دوپٹہ سر پر اوڑھے بے حد معصوم اور گڑیا لگ رہی تھی، پر بہروز خان دادا اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ روپ نے ان دونوں کی طرف غصے سے دیکھا۔ عبادت سر جھکائے بیٹھی تھی اور بہروز موبائل میں گھسا تھا۔ ایک سیکنڈ میں ابھی آئی۔ روپ جان بوجھ کر اپنا موبائل پکڑ کر بالکنی میں چلی گئی۔ عبادت نے بے بسی سے روپ کی پشت کو دیکھا، پھر بہروز خان دادا کی طرف، جو اسکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے ساتھ بلیک ٹراؤزر میں کافی نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، البتہ چہرے پر سنجیدگی برقرار تھی۔ روپ بالکنی میں جا کر کھڑی ہوگی تاکہ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کریں، پر 10 منٹ گزر گئے، وہ دونوں چپ ہی تھے۔ نہ بہروز خان دادا نے اپنی چپ توڑی، نہ عبادت کچھ بولی، پر عبادت وقفے وقفے سے بہروز خان دادا کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی، جو اسے اگنور کیے موبائل چلا رہا تھا۔ وہ اتنی بھی بدصورت یا بری نہیں تھی جو اس کا منقو اس پر ایک نظر نہیں ڈالتا تھا۔ عبادت کو دل کے کسی کونے میں درد سا اٹھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بھیگی آنکھیں لیے روپ کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو، آئے بڑے شہزادہ گلفام، میں ہی بے وقوف ہوں جو ان کی طرف دیکھتی ہوں۔ خود تو مجھ سے ایسے پردہ کرتے ہیں جیسے مجھے دیکھنے سے انہیں گناہ ملے گا۔ اللہ کرے انہیں بھی مجھ سے شدت والی محبت ہو جائے، پھر میں بھی یوں ہی اگنور کروں گی۔ عبادت ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، پر کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور شاید یہ وقت قبولیت کا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے ان کے نکاح کو، اور عبادت ان 2 سالوں میں اپنے سنگ دل منقو سے محبت کر بیٹھی تھی، جسے اس میں یا اس کی محبت میں ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ روپ کمرے میں آئی تو بہروز اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ گڑیا کہاں گئی؟ روپ نے حیرت سے پوچھا تو بہروز خان دادا لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بہروز، اس کا دل مت دکھایا کرو، روپ نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ پر کیوں بھڑک رہی ہیں؟ بہروز خان دادا ایسے بنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی تمہارے بابا سے کہتی ہوں ان کی رخصتی کروا دے، روپ نے دھمکی دی تو بہروز خان دادا چپ سا ہو گیا۔ ویسے ہمیں اکیلا چھوڑنے کا آپ کا آئیڈیا بہت بیکار تھا۔ بہروز خان دادا نے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور جانے لگا۔ ٹھیک ہے بچو، اب شادی کی رات ہی تم اس سے اکیلے ملو گے، روپ نے پھر سے دھمکی دی تو بہروز خان دادا جاتے جاتے مڑا۔ اگر آپ نے بابا سے ایسی ویسی کوئی بات کی تو آپ کی قسم، میں چھوٹی حویلی شفٹ ہو جاؤں گا۔ بہروز خان دادا نے بھی دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی۔ میں تو تمہیں ڈرا رہی تھی، روپ نے فوراً مسکرا کر کہا تو بہروز خان دادا نے سر ہلایا۔ میں تو ڈر گیا، اب آرام کریں، آپ کے شوہر آتے ہی ہوں گے۔ بہروز خان دادا اپنی ماں سے بھی 2 قدم آگے نکلا۔ روپ نے دوبارہ دھمکی دی، پر بہروز کی ایک دھمکی ہی کام کر گئی۔ روپ نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر بلاچ خان دادا کو فون کرنے لگی، جو ڈیرے پر تھا۔ حارب علی اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کی ماں زرینہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے آئی۔ حارب بیٹا، دودھ پی لو، زرینہ نے شفقت سے اپنے ہونہار بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو حارب علی نے مسکرا کر دودھ کا گلاس پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ ماں جی آپ سو جائیں، میری فکر نہیں کریں، میں کچھ دیر تک سو جاؤں گا۔ حارب جانتا تھا اس کی ماں اس کی فکر میں جاگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، زیادہ دیر نہ لگانا سونے میں، پھر فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی۔ زرینہ نے نصیحت کی تو حارب نے سر ہلا دیا۔ ابھی زرینہ کمرے سے نکلی ہی تھی جب حارب کا فون بجا۔ اس نے دودھ پیتے موبائل پکڑا تو اروپ کی کال تھی۔ حارب کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم، حارب نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حارب کل 10 بجے حویلی آ جانا۔ اوکے، اروپ نے سلام کا جواب دیتے ہی حکم دیا۔ وہ اپنی بالکنی میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی، دوسرے ہاتھ سے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر گھما رہی تھی، جبکہ منہ میں چیونگم تھی جسے وہ لگاتار چبا رہی تھی۔ لیکن کل تو سنڈے ہے، حارب جانتا تھا وہ ضرور سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر کہا ہاں تو سنڈے کو ہی تو سب گھومتے پھرتے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں جتنا کہا اتنا کرو، کل ٹائم سے آ جانا۔ اور روپ کا لہجہ بدتمیزی سے بھرپور تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بدتمیز تھی، بس اسے حارب اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ اس کی ہر بات میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ اگر اروپ کہتی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، گاڑی روکو، تو حارب کہتا آئس کریم سے گلا خراب ہوتا ہے۔ بس ایسی ہی روک ٹوک اروپ کو غصہ دلا دیتی اور وہ حارب سے بدتمیزی کر جاتی، پر بدلے میں وہ چپ ہی رہتا۔ ایسا نہیں تھا اس کے پاس جواب نہیں ہوتا،
बस वो बलाज खानदादा की वजह से खामोश हो जाता, क्योंकि वो उस गांव का सरदार था और हारिब नहीं चाहता था उसकी वजह से कोई भी उसके बाबा हशमत अली की तरबियत पर उंगली उठाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, हारिब ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। 10 बजे आ जाना, ना 1 मिनट कम ना ज्यादा, अरूब ने कहा और खटाक से फोन बंद कर दिया। पर कटी बदतमीज। हारब को अरूब के शोल्डर कट बाल बहुत बुरे लगते थे, इसलिए वो अक्सर उसे तन्हाई में पर कटी तमीज बदतमीज कहा करता था। हारब ने दूध खत्म किया और सोने के लिए लेट गया, क्योंकि उसे सुबह नमाज के लिए उठना था और फिर 10 बजे अरूब की खिदमत में हाजिर होना था। मुस्तफ़ा इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट और ग्रे कलर की चेक शर्ट पहने बहुत प्यारा लग रहा था। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि माँ के लिए रिश्ता आया है। वो सीधा महबूब खानदादा और उल्फत के कमरे में आया। मुस्तफ़ा इजाज़त लेकर कमरे में आया तो उल्फत और महबूब खानदादा बेड पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा ने धीमी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ मुस्तफ़ा। महबूब खानदादा ने सलाम का जवाब देकर मुस्तफ़ा को हाथ के इशारे से अपने पास बैठने को कहा तो मुस्तफ़ा सर हिलाकर उनके करीब ही बेड पर बैठ गया। खाना खा लिया? उल्फत ने पूछा तो मुस्तफ़ा ने सर नफ़ी में हिला दिया। मैं लेकर आती हूँ। उल्फत उठने लगी पर मुस्तफ़ा की आवाज़ पर थम गई। नहीं मॉम, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ बैठ जाएं। मुस्तफ़ा के लहजे में कुछ तो था जो उल्फत भांपते खामोशी से बैठ गई। बोलो मुस्तफ़ा, कुछ चाहिए? महबूब खानदादा ने मुस्तफ़ा खानदादा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। जी बाबा, और यकीन करें मैं जो मांगूंगा अगर मुझे नहीं मिला तो मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्या कर गुजरूंगा। मुस्तफ़ा ने नजरें नीची करके संजीदगी से कहा तो महबूब खानदादा और उल्फत ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या चाहिए मुस्तफ़ा, बताओ। उल्फत तो हमेशा से मुस्तफ़ा की खुशी चाहती थी, जैसे हर माँ चाहती है। आज तक मुस्तफ़ा ने कभी नाजायज डिमांड नहीं की थी और यही बात महबूब खानदादा और उल्फत को पसंद थी। बाबा, वो मुस्तफ़ा बात करने तो बैठ गया पर उसे समझ नहीं आई कि वो बात कैसे शुरू करे। बोलो मुस्तफ़ा। महबूब खानदादा ने अपने लहजे से जाहिर करवा दिया कि वो इसकी झोली में इसकी ख्वाहिश रख देगा और महबूब खानदादा के मजबूत लहजे ने मुस्तफ़ा को हौसला दिया। बाबा, आप मेहर माँ को मेरे लिए मांग ले। मुस्तफ़ा ने आंखें बंद करके हकलाते हुए कहा। तो इसकी बात पर महबूब खानदादा के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। बस इतनी सी बात कर के लिए तुम हिचकिचा रहे थे? महबूब खानदादा ने मुस्कुराकर कहा तो मुस्तफ़ा ने पट से आंखें खोलकर महबूब खानदादा की तरफ देखा, जो इसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि उल्फत संजीदगी से बैठी थी। उसके चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उसे मुस्तफ़ा की बात से खुशी हुई है या नहीं। बाबा, आप सच कह रहे हैं? मुस्तफ़ा ने बेयकीनी से कहा, जबकि उसकी आंखें नम थीं। हाँ यार, और पता है तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो सुबह से ही सबा से बात करने वाला था, पर तुम्हारा ख्याल आ गया कि कहीं तुम इनकार ना कर दो या फिर किसी और को पसंद ना करते हो। महबूब खानदादा की बात पर मुस्तफ़ा ने खुशी से उल्फत की तरफ देखा, जो चुप की चादर ओढ़े बैठी थी। मॉम, आप ही तो कुछ बोले ना। मुस्तफ़ा ने उल्फत को चुप देखकर कहा। मैं क्या कहूँ, महर बहुत प्यारी और सुलझी हुई है। पर उल्फत बात करते हुए खामोश होगी। पर क्या? महबूब खानदादा ने पूछा। मुझे अलीना चच्ची। 1 मिनट उल्फत, सबा बहन है मेरी और महर भांजी। जहाँ से महर के लिए रिश्ता आया है वो मुझसे ज़्यादा अजीज नहीं है। यूसुफ खान और सबा को रही बात अलीना चच्ची की, तो इनकी तुम टेंशन मत लो, चचा साई इन्हें हैंडल कर लेंगे। मैं जानता हूँ वो चाहती हैं कि महर की शादी शहर में हो, जैसे वो रूप खानी की करवाना चाहती थी, पर किस्मत ने लाला और खानी का साथ लिखा था। ऐसे ही अगर किस्मत में मुस्तफ़ा और महर का साथ लिखा है तो कोई कुछ भी कर ले, इनके नसीब इन्हें मिला देंगे। महबूब खानदादा ने उल्फत को समझाया तो उल्फत ने सर हिला दिया। सही ही तो कहा था महबूब खानदादा ने, अगर नसीब मिले हों तो कोई कुछ भी कर ले। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, और अगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा और महर माँ का जोड़ा बनाया था तो इन्हें मिलाना भी उस ज़ात पाक ने था। थोड़ी देर में हवेली के सब बड़े लाउंज में जमा हुए। महबूब खानदादा ने मुस्तफ़ा की ख्वाहिश बलाज खानदादा और रूप के आगे रख दी। रूप की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। बलाज खानदादा के हुक्म पर सब फौरन लाउंज में आ गए। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। बलाज खानदादा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मतलब बात खुशी की ही थी। हाँ बोलो बलाज खान। शाहरुख खानदादा समेत सबकी सवालिया नजरें बलाज खानदादा पर थीं। यूसुफ खान, आज महर के लिए रिश्ता आया है जो चचा साईं समेत सबको पसंद है। बलाज खानदादा ने बुराक खानदादा का हवाला देकर कहा। हाँ, हम खुश हैं महर के रिश्ते से, लेकिन लाला आप क्यों पूछ रहे हैं? यूसुफ खानदादा की बजाय सबा बोली। क्योंकि एक रिश्ता मैं भी लेकर आया हूँ, महर के लिए। बलाज खानदादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप भी मुस्कुरा दी। अलीना ने माथे पर बल डालकर बलाज खानदादा की तरफ देखा। सच बताएं, कौन सा रिश्ता है? अगर आप रिश्ता लाए हैं तो यकीनन अच्छा ही होगा। सबा को वाकई खुशी हुई थी। महबूब खानदादा चुपचाप सब देख के सुन रहा था,
पर उल्फत के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बार बार अलीना की तरफ देख रही थी। ये तो है, पर मैं इनकार नहीं चाहता, बस मुझे हाँ चाहिए। बलाज खान दादा ने यूसुफ खान दादा की तरफ देखकर कहा, आप फिक्र नहीं करें लाला, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। यूसुफ खान दादा ने यकीन दिलाते कहा, यूसुफ खान, मैं चाहता हूँ मेहर माँ की निस्बत मुस्तफ़ा खान दादा से पक्की हो जाए। बलाज खान दादा की बात पर अलीना को सांप सूंघ गया, जबकि बाकी अफराद एकदम चुप हो गए। लाउंज में यकायक खामोशी छा गई। आवाज आ रही थी तो घड़ी की टक टक की। क्या हुआ, खैरियत? बलाज खान दादा को सबकी खामोशी बुरी लगी। देखो बलाज पुत्र, तुमने मेहर का सोचा, उसके लिए रिश्ता मांगा, जाहिर है वो तुम्हारी भांजी है, तुम्हारा भी हक है। लेकिन बेटा, अलीना बात करते खामोश हो गई। उल्फत ने कर्ब से आंखें बंद की तो आंसू टूटकर गालों पर लड़के। महबूब खान दादा ने माथे पर शक्लें डालकर अलीना की तरफ देखा। लेकिन क्या? बलाज खान दादा ने बमुश्किल अपना लहजा सख्त होने से रोका। मुस्तफ़ा इस हवेली का खून नहीं है। अलीना की बात पर बलाज खान दादा के माथे की रगें तन गई, जबकि महबूब खान दादा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचकर खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। हवेली के सब अफराद की जबान तालू से चिपक गई, क्योंकि अलीना बलाज खान दादा के गुस्से को हवा दे बैठी थी। मामा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? रूप को वाकई अलीना की बात से दुख हुआ था। और आप बाबा खामोश क्यों खड़े हैं? रूप अलीना से कहकर बुराक खानदादा की तरफ मतवज्जो हुई, जो खुद अलीना की बेधड़क बात पर गुस्से से उसे घूर रहे थे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अलीना फिर से बोली, पर अब बलाज खानदादा का जब्त टूट गया था। यूसुफ खान, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। बलाज खानदादा का लहजा इतना सख्त था कि सब एकदम चुप से हो गए। लाला, हमें सोचने का वक्त दें। यूसुफ खान दादा ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। सोचते वहां है जहां रिश्ते में कोई ऐब हो, और मुस्तफ़ा खानजादा में कोई ऐब नहीं है। बलाज खानजादा ने गुस्से से जतलाते कहा, महबूब खानजादा का बस नहीं चल रहा था, वो सबको कुछ कर दे। उल्फत का अलीना के मुतालिक डर सच साबित हुआ था। उसने सर घुमाकर साथ बैठी उल्फत की तरफ देखा, दो मुजरमों की तरह रोने में मसरूफ थी। लाला, मैं एक बार मेहर से पूछना चाहती हूँ, सबा ने तहम्मुल से कहा। ठीक है, बुलाओ मेहर को। बलाज खानदादा के हुक्म पर अलीना मेहर को बुलाने जाने लगी। आप नहीं, रूप, तुम जाकर मेहर को बुला लाओ। बलाज खानदादा ने अलीना को फौरन टोककर रूप को हुक्म दिया तो अलीना गुस्से से बल खाने लगी। 5 मिनट तक रूप मेहर को बुला लाई, जो शायद सो रही थी। उसकी आंखें नींद से जगाने से सुर्ख हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मेहर ने सबको सलाम किया, और उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि लाउंज में क्या हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मेहर, यहाँ आओ। बलाज खानदादा का लहजा नरम था, पर आवाज में हल्की सी सख्ती थी। मेहर एकदम खौफ से सबा की तरफ देखने लगी तो उसने आंखों के इशारे से उसे जाने को बोला। मेहर सर झुकाकर बलाज खानदादा के पास जाकर खड़ी हो गई। बलाज खानदादा ने मेहर के सर पर हाथ रख दिया। मेहर बेटा, आज आपके लिए रिश्ता आया है, आप जानती हैं ना? बलाज खानदादा ने नरमी से पूछा तो मेहर ने फौरन सर हिला दिया। एक रिश्ता आपके मामू यानी कि मैं भी लेकर आया हूँ। बलाज खानदादा की बात पर मेहर ने जरा सी नजरें उठाकर बलाज खानदादा की तरफ देखा, फिर फौरन ही नजर झुका ली। मैं आपके लिए मुस्तफ़ा खानदादा का रिश्ता लेकर आया हूँ। बलाज खानदादा की बात पर मेहर की आंखों से आंसू टूटकर फर्श पर गिरा। मुझे आपका फैसला चाहिए। अगर आपको मुस्तफ़ा खानदादा के रिश्ते पर एतराज नहीं है तो बता दो। बलाज खानदादा की खोजती नजरें मेहर के चेहरे पर ही टिकी थी। मेहर कुछ न बोली। उसकी आंखों में मुस्तफ़ा का चेहरा घूम रहा था। उसके नाम पर दिल अलग हलचल मचा रहा था। मतलब मुस्तफ़ा ने सुनते ही रिश्ता भेज दिया। मतलब वो अपनी मोहब्बत में सच्चा और खरा था। वो आते जाते मेहर से फ्लर्ट नहीं करता था, सच्ची मोहब्बत जताता था। बोलो मेहर, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको मुस्तफ़ा खानदादा का रिश्ता मंजूर है? बलाज खानदादा का हाथ अभी मेहर के सर पर था। मेहर ने सख्ती से आंखें बंद की और तेजी से सर नफी में हिला दिया। बलाज खानदादा का हाथ एकदम से उसके सर से उठ गया। एक बार फिर लॉन्ज में गहरी खामोशी छा गई। मेहर ने मुस्तफ़ा के रिश्ते से इनकार कर दिया था। बलाज खानदादा ने दुख से मेहर की तरफ देखा और एक नज़र महबूब खानदादा पर डालकर तेजी से लाउंज से निकल गया। जबकि महबूब खानदादा अभी भी बेयकीनी से मेहर को देख रहा था। उसे यकीन था कि मेहर रजामंदी देगी। यहाँ तक कि उल्फत और रूप को भी यकीन था मेहर हाँ करेगी, पर वो तो इनकार कर चुकी थी। उल्फत ने आंसू साफ किए और आहिस्ता से उठकर हारे हुए कदमों से वहां से चली गई। रूप घबो गुस्से से मेहर की तरफ देख रही थी, जो सर झुकाए कतरा कतरा आंसू बहा रही थी। महबूब खानदादा ने गहरा सांस लिया और उल्फत के पीछे चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहां से चले गए। अलीना के चेहरे पर फातियाना मुस्कुराहट थी, जो रूप ने बड़े गौर से देखी। महर तेज कदमों से लाउंज से निकली और भागकर अपने कमरे में चली गई। मुस्तफ़ा खानदादा महबूब खानदादा और उल्फत के कमरे में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। वो जानता था, उसे यकीन था फैसला उसके हक में होगा। क्लिक की आवाज पर दरवाजा खुला और उल्फत कमरे में आई। मामा, क्या हुआ? सबने हाँ कह दी ना? मुस्तफ़ा खानदादा बेताबी से आगे बढ़ा और उल्फत के दोनों हाथ पकड़कर बेचैनी से पूछा।
کیا کچھ نہیں تھا اس میں، آواز میں آس، امید۔ تبھی محبوب خان دادا بھی کمرے میں آ گیا۔ بابا ایسے مبارکباد نہیں لوں گا، گلے لگ کر لوں گا۔ مصطفیٰ خان دادا محبوب خان دادا سے بغل گیر ہو گیا۔ الفت کو اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسے سچ بتائے۔ محبوب خان دادا خود لفظ ٹٹولنے لگا۔ مصطفیٰ بات سنو۔ محبوب خان دادا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جی بابا۔ مصطفیٰ خان دادا اگر ان دونوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھ لیتا تو یقیناً اسے جواب مل جانا تھا۔ مہر نے تمہارے رشتے سے انکار کر دیا ہے، محبوب خان دادا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو مصطفیٰ خان دادا کی مسکراہٹ ایک دم سکڑی۔ اس نے بے یقینی سے الفت کی طرف دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ اب مذاق کر رہے ہیں نا، مجھ سے پرینک کر رہے ہیں نا؟ مصطفیٰ خان دادا نے مصنوعی غصے سے ان دونوں کو گھورا۔ نہیں، وہ انکار کر چکی ہے۔ محبوب خان دادا کی آنکھیں خود چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ بابا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کئی بار باتوں باتوں میں اس پر اپنے دل کی خواہش ظاہر کی ہے۔ مصطفیٰ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ الفت غصے سے آگے بڑھی اور مصطفیٰ کو کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سب انکار کر چکے ہیں، مہر خود انکار کر چکی ہے۔ الفت نے روتے ہوئے چلا کر کہا۔ کیوں؟ مصطفیٰ خان دادا بھی غصے سے چیخا۔ کیونکہ تمہارے اندر تمہارے بابا کا خون نہیں ہے، تمہاری رگوں میں اس حویلی کا خون نہیں ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسے شخص کا خون ہے جو گھٹیا ترین انسان تھا، جو لڑکیوں سے ان کے جذباتوں سے کھیلتا تھا۔ تم شہروز کا خون ہو۔ الفت کی آواز میں کرب تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے چیخ پڑی تو مصطفیٰ کی دونوں آنکھوں سے ایک ساتھ آنسو اس کے گالوں پر پھسلے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اگر وہ شہروز کا خون تھا تو اس کی پرورش تو محبوب خان دادا نے کی، اس حویلی میں وہ پلا بڑا اور جوان ہوا۔ اگر شہروز گھٹیا تھا تو ضروری تو نہیں کہ مصطفیٰ بھی گھٹیا نکلتا۔ اس نے تو 5 سال کی عمر سے ہی خود کو اس حویلی کا فرد مان لیا تھا، تو کیا اس حویلی نے اسے اپنا نہیں مانا تھا؟ مصطفیٰ خان دادا نے بھیگی شکوہ کے نہ نظروں سے محبوب خان دادا کی طرف دیکھا جو آج اپنے بیٹے کے آگے مجرم بنا کھڑا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کا اپنا نام تو دے دیا تھا پر اس کی رگوں میں اپنا خون نہ دے سکا، اور یہی بات مصطفیٰ خان دادا کی خوشیاں کھا گئی تھی۔ اس سے اس کے بچپن کی محبت چھن گئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ خان حویلی کا خون نہیں تھا۔ الفت روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام کر مزید رونے لگی۔ مصطفیٰ خان زادہ نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا اور تیزی سے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ محبوب خان زادہ نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ اس نے آج تک مصطفیٰ کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈالی تھی، اور آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی محبوب خان زادہ اپنے بیٹے کو نہ دے سکا۔ مصطفیٰ خان زادہ کا رخ مہر کے کمرے کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ مہر کے کمرے تک پہنچا، اندر سے آتی آوازوں سے اس کے قدم رک گئے۔ تم نے بہت اچھا کیا مہر، جو مصطفیٰ کے رشتے سے منع کر دیا۔ مہر بیڈ پر بیٹھی تھی اور علینا اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علینا کی آواز پر مصطفیٰ کے کان کھڑے ہوئے۔ تم نہیں جانتی مصطفیٰ کا اصلی باپ بہت گھٹیا مرد تھا۔ چاہے مصطفیٰ اس حویلی میں جوان ہوا ہے پر اس کی رگوں میں تو اس کے گھٹیا باپ کا خون ہے نا۔ علینا بول رہی تھی اور مہر بے آواز رو رہی تھی۔ تم دیکھنا ملک اویس تمہارے لیے سب سے بہترین رشتہ ثابت ہوگا۔ علینا پھر سے بولی تو مصطفیٰ مہر کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اب بھی ایک آس تھی اور وہی آس لے کر وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دادو سائیں، اگر ملک اویس بھی گھٹیا مرد نکلا تو؟ مہر نے سر اٹھا کر علینا سے سوال کیا۔ اللہ نہ کرے، ہم جانتے ہیں انہیں، وہ بہت اچھی فیملی ہے۔ علینا نے مہر کے آنسو صاف کرتے کہا۔ ایک بات پوچھوں مہر؟ علینا پھر سے بولی تو مہر نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ تمہیں مصطفیٰ پسند ہے؟ علینا نے جانچتی نظروں سے مہر کی طرف دیکھا۔ باہر کھڑے مصطفیٰ کو بھی بے چینی ہوئی۔ وہ مہر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نہیں، مہر نے یک لفظی کہا تو باہر کھڑا مصطفیٰ خان زادہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے وہاں کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ علینا نے تصدیق چاہی۔ جی، اچھا کیا آپ نے بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کے اصلی بابا بہت گندے انسان تھے، اور یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا نکلے۔ مہر کے اتنے سخت الفاظوں پر مصطفیٰ کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور لمبے قدم لیتا خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مزید وہاں کھڑے رہ کر مہر کی باتیں سنتا تو شاید خود کا دل سینے سے نکال کر پھینک دیتا، جس نے مہر جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والی لڑکی سے اتنے سال محبت کی۔ ہاں، یہی تو میں تمہیں سمجھانے آئی تھی۔ چلو اب تم آرام کرو۔ علینا کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے مہر کا دل مصطفیٰ کی طرف سے باغی کر دیا تھا، اور مہر، وہ تو شروع سے ہی ڈرپوک اور معصوم تھی، فٹ علینا کی باتوں میں آ گئی اپنی عقل استعمال کیے بغیر۔ آج جب عبادت کو مہر نے یہ کہہ کر کمرے سے بھیجا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے تو 5 منٹ بعد علینا مہر کے کمرے میں آئی، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ مصطفیٰ خان زادہ کے متعلق مہر کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ جاہل انسان، میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا کیا؟
जो मुझ पर इतना भड़क कर अरूप दूर जाती गाड़ी को देखकर मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हारब उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ गया है, अरूप के अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसने एकदम घबराकर चारों तरफ देखा तो दोपहर की धूप के साथ हल्की हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर बाद इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। वो हारब पागल आदमी मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जाहिल घटिया कहीं का। अरूप रो देने वाली हो गई। या अल्लाह, फिल्मों में तो सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को कुछ गुंडे छेड़ते हैं, फिर हीरो की एंट्री होती है। क्या मेरे साथ भी यही होगा? अरूप के करीब से गाड़ी तेजी से गुजरी। नहीं नहीं, मुझे कोई न छेड़े, बस हीरो आकर लिफ्ट दे दे, अरूप ने खुशी से ताली बजाते कहा। लेकिन इस हारब की तो आज मैं छुट्टी करवाती हूँ। सरदार की बेटी को बीच सड़क छोड़कर चला गया। अरूप आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अभी वो थोड़ी देर चली ही थी जब उसके करीब एक पजारो आकर रुकी। अरूप के कदम थम गए। उसने खौफ से थूक निकलते पजारो की तरफ देखा। व्हाइट पैंट शर्ट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, बालों को जेल से सेट किए दुराब शाह अपनी भरपूर पर्सनालिटी के साथ पजारो से निकला। अरूप दिल ही दिल में उसकी पर्सनालिटी से काफी मुतासिर हुए। अस्सलाम वालेकुम, दुराब शाह ने संजीदगी से सलाम किया तो अरूप ने महज सर हिला दिया। कोई प्रॉब्लम है? दुराब शाह का लहजा तमीज वाला था। जी वो मैं। अरूप बात शुरू करने ही वाली थी जब हारब की तेज रफ्तार गाड़ी इनके पास आकर झटके से रुकी। अरूप ने गुस्से से हारब की तरफ देखा। हारब गाड़ी से निकला और माथे पर बल डालकर इस अजनबी को देखा जो अरूप के पास खड़ा था। दुराब शाह ने भी सर घुमाकर हारब की तरफ देखा। आगे तुम जाहिल इंसान, हवेली चलो, मैं पापा को तुम्हारी एक एक हरकत के मुतालिक बताऊंगी। अरूप गुस्से से फट पड़ी। पर वहां परवाह किसे थी? हारब का ध्यान दुराब शाह की तरफ था। गाड़ी में बैठे हारब ने अरूप की बातों को सिरे से नजरअंदाज करके हुक्म सुनाया। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। ये अल्लाह का बंदा मुझे लिफ्ट दे देगा। वैसे क्या नाम है आपका? अरूप बात करते मुस्कुराकर दुराब शाह की तरफ मतवज्जह हुई और ऐसे बात करने लगी जैसे वो काफी देर से खड़े गप्पे मार रहे थे और अरूप नाम पूछना भूल गई थी, जबकि वो दुराब शाह से खौफ खा रही थी। हारब को देखकर शेर हुई थी। अरूप की बात पर हारब ने गुस्से से लब भींचे। मेरा नाम दुराब शाह है, दुराब शाह ने मुस्कुराकर कहा तो इसके दाएं गाल पर डिंपल पड़ा जो अरूप ने गौर से देखा। दुराब शाह, नाइस नेम। अरूप ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वो जानबूझकर हारिब को जिच कर रही थी। हेल्प चाहिए? दुराब शाह ने पहले अरूब फिर हारिब की तरफ देखा। नहीं थैंक यू, चलें अरूब बीबी। अरूब के बोलने पर पहले ही हारिब बोल पड़ा और साथ ही उसे चलने को बोला। अरूब, दुराब शाह ने दिल ही दिल में अरूब का नाम दोहराया। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अरूब ने एक आबरू उचकाकर कहा। किस खुशी में? हारिब को अरूब पर गुस्सा आ रहा था। वो इस अजनबी के सामने फजूल ड्रामे लगा रही थी। तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गए, पहले मुझसे माफी मांगो, फिर सोचूंगी। अरूब का लहजा अटल था। वो चबा चबा कर बोल रही थी। आप जाएं, थैंक यू, हमें लिफ्ट नहीं चाहिए। हारब को अरूब की बात बेहद तो बहुत लगी, पर वो बर्दाश्त करके दुराब शाह से मुखातिब हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, दुराब शाह ने मुस्कुराकर कहा और एक नजर अरूब पर डालकर अपने पजारों में बैठकर चला गया। इस बात की माफी? अरूब की नजरें दुराब शाह की दूर जाती गाड़ी पर थी। जब हारिब की आवाज पर वो चौंकी। मुझसे बदतमीजी करने की माफी, मेरी इंसल्ट करने की माफी, मुझे यहाँ छोड़कर जाने की माफी। अरूब दो कदम चलकर हारिब के रूबरू खड़ी हुई और अपनी हेजल ग्रे आंखें हारिब की काली आंखों में गाड़कर गुस्से से कहा, आपने भी तो बदतमीजी की, इस बारे में क्या ख्याल है? हारिब भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, समझे? अरूब का दिमाग घूम गया। वो कहना क्या चाहता था? क्या अरूब उससे माफी मांगे? नहीं, आप मेरे सरदार साईं की बेटी हैं, मेरी मालकिन नहीं है आप। हारब ने साफ गोई की। अगर उसे बुरा लगता है तो लगे उसकी बला से। अच्छी बात है, माफी मांगोगे तो गाड़ी में बैठूंगी, वरना। वो दुराब शाह मुझे अपना नंबर दे ही चुका था। अरूब ने जानबूझकर झूठ बोला। उसकी बात पर हारिब के सर पर लगी तलवों पर बुझी। अगर मैं माफी न मांगू तो क्या करेंगी? हारब की आंखें गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुई। मैं दुराब शाह से लिफ्ट लूंगी, अरूब सुकून से कहकर हारब का सुकून बर्बाद करेगी। मेरे गुस्से को हवा ना दें तो अच्छा होगा, वरना सरदार साईं को अभी फोन कर सकता हूँ मैं। हारब ने उसे बलाज खान दादा के नाम से डराया। ठीक है, कर दो, मैं भी बाबा से कहूंगी तुम मुझे सड़क पर छोड़ गए थे। अरूब ने मजे से कहा। उसकी सेहत पर जरा भी असर नहीं हुआ। हारब ने सर पर हाथ फेर कर गहरा सांस लेते अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे गुस्सा नहीं आता था, पर ये लड़की उसका इम्तिहान लेने पर तुली थी। ओके, आई एम सॉरी। हारब ने इधर उधर देखते एहसान जता दिया। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? मुझे पता है तुम डॉक्टर बन गए हो।
मुझे पता है आप डॉक्टर बन गए हैं, इंग्लिश आती है तुम्हें, पर माफ़ी मैं उर्दू में ही सुनना पसंद करूंगी। अरूब के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था वो जानबूझकर हारिब को सता रही है। हारिब ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींची। मुझे माफ कर दें अरूब बीबी, हारिब ने चबा चबा कर लफ्ज कहे तो अरूब की बत्ती सी निकल गई। इट्स ओके, पर ख्याल रहे आइंदा बदतमीजी मत करना। आज तो माफ कर दिया, दोबारा सजा मिलेगी। अरूब ने भी माफ करके एहसान कर दिया। तुम होती कौन हो मुझे सजा देने वाली? हारिब कहना तो चाहता था पर जब्त कर गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अरूब पिछली सीट पर बैठ गई। हारिब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे भूख लगी है। अरूब की बात पर हारिब ने बैक मिरर से अरूब की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। पर कटी बदतमीज, हारिब ने दिल में सोचा और सर झटक कर ड्राइविंग करने लगा। रात तक ये बात बहरोज खानदादा, अरूब और इबादत को पता चल चुकी थी कि मुस्तफ़ा ने महर से शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, पर महर इनकार कर चुकी है। पर इनकार की वजह सुनकर जहाँ इबादत का दिल दुखा था वहाँ बहरोज खानदादा को गुस्सा चढ़ा था। अरूब तो गुस्से से महर के पास उसकी क्लास लेने पहुंच गई। हानी, बहुत अफसोस की बात है वैसे, मुझे आपसे ऐसी सोच की तवक्को नहीं थी। अगर मुस्तफ़ा लाला के बाबा बुरे थे तो ज़रूरी तो नहीं वो भी वैसे ही निकले। इनकी तरबियत चचा साई ने की है और आप यकीन करें मुझे इस हवेली पर फ़ख्र होता है कि लाला इस हवेली के बड़े बेटे हैं। सगे ना सही पर वो हम सबसे बड़े हैं और आज तक इनमें मुझे एक भी खामी नज़र नहीं आई। अरूब के जो दिल में था वो महर को साफ साफ बता रही थी, जो सच भी था। महर चुपचाप सर झुकाए अरूब की बात सुन रही थी। उसका खौफ, उसका खुद का दिल तो बहुत दुखा था पर वो जाहिर नहीं करवा रही थी। अरूब प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। महर ने संजीदगी से कहा, मतलब मेरे इतने बोलने का आप पर कुछ असर नहीं हुआ? अरूब ने झिंझिलाकर कहा, मैंने कभी मुस्तफ़ा लाला को इस नज़र से नहीं देखा, वो मेरे लाला हैं, बस बात खत्म। महर दो टोक बोलकर सर पर तकिया लेकर लेट गई, जिसका मतलब था अरूब जा सकती है। शादी से पहले सब कजन भाई बहन होते हैं। अरूब ने तकिया उठाकर महर के कान में हंस कर कहा, अरूब मार खाओगी, जाओ यहाँ से। महर की शक्ल रोने वाली थी, जैसे वो अभी रो देगी। आप एक काम करो, पहले बात करते हैं। अरूब बेड पर आलती पालती मार के बैठ गई, जिसका मतलब था वो आज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अरूब मोबाइल चलाने लगी और महर रोने में मसरूफ हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल फिर लेकर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।